ज्योतिषी में यदि हम 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली ग्रह की हम बात करें, जो सूर्य को ग्रहण तक लगाने की क्षमता रखता है, तो वह प्लेनेट राहु है। तो क्या हमको राहु से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तो हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु के कारकत्व क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, राहु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है कि अशुभ प्रभाव में है, वह कौन से करियर क्षेत्र को दर्शाता है, और इसके अलावा वह अपनी महादशा अंतरदशा में कैसा फल देता है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, मेरे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यदि हम कलयुग की बात करें तो यदि किंग मेकर प्लैनेट कोई है तो वो राहु ही है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर बहुत बूम में है, टेक्नोलॉजी बूम में है, तो राहु एक छाया प्लैनेट होता है, छाया ग्रह कहलाता है, शैडो प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। राहु को शैडो प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं, जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तो उस समय चंद्रमा का जो मुख है वो सूर्य की तरफ होता है और पृथ्वी पर एक छाया पड़ती है। जो पृथ्वी पर चंद्रमा की एक जो छाया पड़ती है उसी को हम ग्रहण बोलते हैं और वो शैडो ही राहु है। इस प्रकार राहु को छाया ग्रह कहा गया है। आप देख रहे हैं, जो मीडिया होती है, सिनेमा है, टेलीविज़न है और ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये सब राहु के इफेक्ट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें रिकॉर्ड कहीं और होती हैं और हम उसको देखते कहीं और है और उसको अपने जीवन से जोड़ लेते हैं और उससे घुल मिल जाते हैं। तो ये जो जितनी भी जो शैडो रिलेटेड चीज़ें हैं वो राहु के अंतर्गत आती हैं। अब हम राहु की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। समुद्र मंथन की घटना आप सभी को ज्ञात है। जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत बांट रहे थे, तो उस समय देवताओं की एक लाइन बनी थी और एक लाइन राक्षसों की बनी थी। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि राक्षसों को वह अमृत मिले। वो मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे, तो जितने भी असुर राक्षस थे वह उनके रूप में वशीभूत हो गए थे। मगर उनमें से एक जो स्वर्ण भानु नाम का राक्षस था, वह धोखे से देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ जाता है और अमृत की कुछ बूंदें पी लेता है। यह बात जब सूर्य और चंद्रमा को ज्ञात होती है तो वो भगवान विष्णु को जाकर बताते हैं कि इन्होंने धोखे से अमृत का पान किया है। तब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। तो जो सिर से जो पार्ट अलग होता है उसको ड्रैगन्स हेड बोलते हैं और वो पार्ट राहु कहलाता है। और बिना सिर के जो बॉडी का भाग बचा हुआ रहता है उसको हम ड्रैगन्स टेल या फिर केतु कहते हैं। इस प्रकार राहु और केतु सिग्निफिकेंस में आए। राहु की उस राक्षस की चंद्रमा और सूर्य से द्वेष थी, क्योंकि उसने ही विष्णु भगवान को जाके बताया था, तो वह उसी द्वेष में उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण दोष लग जाता है। इससे आपको ज्ञात होता है कि राहु एक षड्यंत्र रचने वाला प्लेनेट है, जो किसी भी नीति को फॉलो नहीं करता, जो रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने का काम करता है। रूल्स के विपरीत जाके काम करना राहु शो करता है। अब हम देखते हैं कि राहु का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। राहु यदि कुंडली में आपके पॉजिटिव है तो वह कैसा प्रभाव डालता है, यदि कुंडली में नेगेटिव है तो वो कैसा प्रभाव डालता है। अब हम इस पे बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है या फिर शुभ अवस्था में है, लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठा है, केंद्रीय स्थान को हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। और केंद्रीय स्थान कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10, ये केंद्रीय स्थान होते हैं। और लक्ष्मी स्थान होते हैं 1, 5,
9, 5, 9 इनको लक्ष्मी स्थान का दर्जा दिया गया है। तो जब भी राहु केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ रहता है तो वह राहु अच्छा होता है। बस शर्त ये रहती है कि वहां पे राहु अकेला बैठा हुआ हो, राहु के साथ और कोई दूसरे प्लेनेट इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, तो वहां पे राहु पॉजिटिव काम करता है। तो राहु के पॉजिटिव इफेक्ट हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं? ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्य में लीन रहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है उनकी और बहुत सुंदर उनका व्यक्तित्व होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो, यदि राहु पॉजिटिव है तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आपको सक्सेस बहुत अच्छी प्राप्त होती है, ज्यादा से ज्यादा मान प्रसिद्धि भी मिलती है यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो। यदि आपकी कुंडली में राहु निगेटिव प्रभाव में है, यदि कुंडली में राहु निगेटिव प्रभाव में है, इसका मतलब क्या हुआ? वह त्रिसडाय जो भाव है 3, 6, 11 उनके साथ युति बना रहा है, तो इस में राहु क्या हो जाता है? अशुभ प्रभाव में आ जाता है। इस समय यदि राहु आपका केंद्र में भी बैठा हुआ है तो भी वह अशुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि त्रिसडाय के जो भाव के जो स्वामी हैं उनको अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्तियों के में क्या इफेक्ट दिखेंगे निगेटिव राहु के? निगेटिव राहु के इफेक्ट ये होते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची होता है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम देने वाला होता है, उनको मादक वस्तुओं के पदार्थ की भोग की आदत हो जाती है, मांस, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी इनके सेवन की एक लत हो जाती है और दूसरों को परेशानी देकर उनसे लाभ लेने की एक प्रवृत्ति राहु की होती है। इस प्रकार राहु कुंडली में निगेटिव इफेक्ट दर्शाता है। तो हम अब राहु के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि राहु के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राहु अमृत की कुछ बूंदों को पीने के बाद उत्पन्न हुआ, तो उसमें कुछ गुण देवता के भी होते हैं और कुछ राक्षस के भी उसमें गुण विद्यमान हैं। देवता के गुण यदि हम देखें और उसका उपयोग करें, राहु को यदि के अच्छे गुणों का उपयोग करें हम, तो वो सक्सेस बहुत ज्यादा देता है। राहु के जो अच्छे गुण है वो क्या होते हैं? जो नए नए खोज को चाहता है, वो नेवर एंडिंग डिजायर होती है उसकी, जो कभी खत्म नहीं होती, वो क्रेवी नेचर का होता है। नई नई टेक्नोलॉजी को रिसर्च करना, रिसर्च फील्ड में जाना, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना, ये राहु शो करता है। तो यदि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे आईटी सेक्टर कितना बूम कर चुका है और साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो यदि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मीडिया सेक्टर पे आगे जाना चाहते हैं, तो राहु आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देता है। इसके अलावा राहु को ऑनलाइन बिजनेस से भी जोड़ा जाता है, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीजें राहु के अंतर्गत आती हैं। तो इस एरिया में राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इसके अलावा यदि हम राहु के दूसरी प्रवृत्ति की बात करें या फिर उसके दुर्गुण की बात करें, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, यहाँ पर राहु की तुलना राक्षस रावण से भी की जा सकती है, जिसके दुर्गुण यह थे कि उन्होंने माता सीता का अपहरण किया। और यदि उनके अच्छे गुण की बात करें तो वो एक विद्वान पुरोहित थे जिन्होंने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इसके अलावा जब युद्ध खत्म हुआ, जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने के लिए कहा, क्योंकि वो महान विद्वान थे, प्रखर बुद्धि के थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राहु के दो साइड होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके पॉजिटिव साइड को उपयोग करके उस पे आगे बढ़े या फिर उसके जो निगेटिव साइड है, जो उसके दुर्गुण है, उसको अपनाएं। तो इससे राहु अपने इफेक्ट दर्शाता है। यदि हम इनके स्वामित्व की बात करें तो पराशर ज्योतिष में अन्य ग्रहों के समान
अन्य ग्रहों को किसी न किसी राशि का स्वामित्व तो दिया गया है, मगर राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व तो प्रदान नहीं किया गया है। वो जहाँ बैठते हैं उस घर के स्वामी के जैसा वो बिहेव करने लग जाते हैं। यदि आप एरिस लग्न की बात करें, मेष लग्न की बात करें, तो यदि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है मंगल। तो राहु यहाँ पे मंगल के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे डिस्पोजिटर थ्योरी भी काम करती है। हमको ये देखना पड़ता है राहु के सिग्निफिकेंस को देखने के लिए कि मंगल किस स्थान पर बैठा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं उनके स्वामी के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी महादशा कितने साल की होती है और महादशा में हमको कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है और राहु एक राशि में 18 महीने तक रहता है। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो राहु के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र। ये राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। चूंकि राहु की महादशा 18 साल तक होती है तो वो अपनी महादशा और अंतर्दशा के अंदर में वो जिस भी भाव में बैठे हुए रहते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और उस भाव के रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। जब भी राहु की अंतर्दशा शुरू होती है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। चूंकि राहु धर्म कार्य को भी दर्शाता है, धार्मिक स्थान को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि उसकी अंतर्दशा या फिर महादशा में आप किसी पिलग्रिमेज में जाए, धार्मिक यात्रा करें या फिर धर्म कार्य में आप लग जाए, यदि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि राहु अध्यात्म या फिर वैराग्य नहीं देता, तो मैं यहाँ पे आपका यह डाउट क्लियर कर देती हूँ कि राहु की महादशा और अंतर्दशा में इंसान को अध्यात्म की फीलिंग आती है, वैराग्य फील वो करता है, मगर वो जो फील करता है वो बहुत ही आउटवर्ड या फिर एक्सट्रोवर्ट तरीके से उन चीजों को सामने लाता है। मगर जो केतु से अफेक्टेड जो अध्यात्म होता है वहां पे लोग एकांत में रहकर दूर स्थान में जाकर अध्यात्म को फील करना चाहते हैं, मगर राहु इसके जस्ट अपोजिट कार्य करता है। राहु अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसा भी काम करता है कि जो चीजें बहुत टाइम से अच्छी चल रही है उसको बंद कर दे, या फिर जो सालों से जो काम आपका बंद हुआ है वो एकाएक चालू कर दे। तो ये राहु का ये बिहेवियर होता है। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत सारे लोगों को रातों रात स्टारडम पाते हुए देखा भी होगा। तो ये राहु जो होता है वो ऐसे प्रभाव दर्शाता है, रातों रात लोगों को स्टारडम देना, फर्श से अर्श तक पहुंचाना और अर्श से फर्श तक वापस लाने का काम राहु को करता है। राहु हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है। अथॉरिटी को क्वेश्चन ऐसे करता है कि यदि आपने उनकी महादशा या फिर अंतर्दशा में यदि धन की प्राप्ति, मान प्रसिद्धि जो आपको मिली है, यदि आपने अच्छे कर्म करके पाए हैं, धर्म कार्य करके यदि उसको पाया है तो वह अच्छे रिजल्ट देता है, चीजें वैसी ही बनी रहती है। मगर यदि आपने कूटनीतिक तरीके से चीजों को पाया है तो राहु की अंतर्दशा और महादशा जब चलती है तो राहु उन चीजों को वापस ले लेता है, क्योंकि अथॉरिटी को क्वेश्चन राहु ही करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर पे जो भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जाते हैं, तो ये राहु ही रहता है जो ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार को बाहर निकाल सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। तो जब राहु की महादशा स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उनके बेनिफिक प्लैनेट जो उनके मित्र ग्रह हैं उनकी अंतर्दशाएं आती हैं। तो राहु ऐसे केस में बहुत ज्यादा आपको धन देता है, मान प्रसिद्धि देता है, क्योंकि उसके मित्र प्लैनेट की अंतर्दशा चलती रहती है। मगर जैसे जैसे राहु की महादशा अंत होने वाली रहती है, आखिरी के 5 साल, तो वो जो अंतर्दशा आती है वो राहु के शत्रु प्लेनेट की अंतर्दशाएं आती है। सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया। तो ऐसे केस में जब राहु की महादशा का अंत होने वाला रहता है तो यह लोगों को यह सजेस्ट किया जाता है कि वो धर्म कार्य में लग जाए। अन्यथा जो राहु ने उस पीरियड में दिया है उसकी महादशा में वो राहु आपसे पूरा वापस भी
ले सकता है। और राहु की महादशा के बाद आप देखेंगे कि जुपिटर की महादशा आती है, और जुपिटर हमेशा एथिक्स को दर्शाता है, मोरल को दर्शाता है कि आपने कितने एथिक्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को प्राप्त किया है। यदि वो आप एथिक्स नहीं फॉलो करते हैं, प्रीवियस दशा में आपने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं या फिर कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को प्राप्त किया है, तो जुपिटर की महादशा भी आपकी बहुत बुरी जाती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि राहु की महादशा के अंत में लोगों को बुरे कर्म नहीं करना चाहिए और उनको धर्म कार्य करने स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि राहु अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ के कैसे बिहेव करता है, अन्य ग्रहों के साथ युति क्या होती है उसकी। यदि राहु सूर्य के साथ है, आप जानते हैं यहाँ पे ग्रहण दोष होता है, मगर इसका कुछ पॉजिटिव साइड भी है। यदि आपकी कुंडली में यदि सूर्य बेनिफिक है, यदि शुभ ग्रह है, तो वहां पे राहु शुभ प्रभाव देता है, आपको गवर्नमेंट से लाभ भी हो सकता है। यदि चंद्रमा और राहु की युति है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह भी एक ग्रहण दोष है, मगर यदि चंद्रमा और राहु शुभ प्रभाव में है तो यह आपको राजनीति में सफलता दिला सकता है। यदि मार्स और राहु की युति है तो यह अंगारक योग बनाता है। यदि गुरु और राहु की युति है तो यह चंडाल योग बनाता है। मगर यदि गुरु आपकी कुंडली में बेनिफिक है तो राहु भी उनकी युति के साथ शुभ फल देता है और आपको वैराग्य, धर्म कार्य और आध्यात्म की तरफ ले जाता है। यदि बुध और राहु की युति है तो बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है, तो यदि बुध शुभ कंडीशन में नहीं है राहु के साथ तो वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। यदि अच्छी कंडीशन में है तो आपकी बुद्धि प्रखर होती है। यदि शनि और राहु का संबंध है तो यहाँ पे पितृदोष का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रेत योग भी बनता है। यदि वीनस और राहु का संबंध है तो यह स्त्री हंता योग कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में वीनस शुभ प्रभाव में है तो राहु भी शुभ प्लेनेट के जैसा बिहेव करेगा और आपको कलात्मक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति प्रदान करता है। इस प्रकार राहु विभिन्न ग्रहों के साथ युति से ऐसे योग बनाता है। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि राहु जो होता है वो 42वें वर्ष के बाद अच्छा बिहेव करने लग जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो काल सर्प योग बनता है कुंडली में, वह भी राहु केतु के कारण ही बनता है। जब पूरे प्लेनेट राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं तो वह काल सर्प योग होता है। और काल सर्प योग की शांति आप सभी जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में होती है, और वहां पे इस शांति के लिए नाग नागिन की पूजा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि राहु से जो रिलेट करता है वो नाग नागिन होते हैं, इसलिए वहां पे राहु केतु की शांति के लिए नाग नागिन के जोड़े की पूजा की जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि राहु विभिन्न भावों में बैठकर कैसा बिहेव करता है। यदि राहु फर्स्ट हाउस में है, यदि लग्न में बैठा हुआ है राहु है, और यदि शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। यदि वो पॉजिटिव वे में नहीं है तो ये इंसान को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। सेकंड भाव में बैठा हुआ राहु आपकी वाणी को हार्श बनाता है, क्योंकि सेकंड स्थान हमारे सेकंड भाव हमारी वाणी का होता है, तो राहु वहां पे बैठकर आपकी वाणी को हार्श बनाता है। जब भी राहु की महादशा अंतरदशा आएगी तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु आपको धन लाभ तो जरूर कराएगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का हाउस होता है, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। मगर उससे यदि हम 12वां हाउस देखें तो फर्स्ट हाउस होता है, और किसी भी हाउस से 12वां हाउस उसकी हानि करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस की हानि होगी। तो हो सकता है उसकी दशा अंतरदशा में उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी होती है। यदि थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो वह आपको पराक्रमी बनाता है। फोर्थ स्थान में बैठा हुआ राहु आपको भूमि से रिलेटेड चीजों में सुख दे सकता है, यदि वो पॉजिटिव प्रभाव में है तो, शुभ अवस्था में है तो। अकेला बैठा हुआ राहु बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देता है और राजयोग बनाता है। यदि वह किसी भी ग्रह से संबंध बनाता है तो उस प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है, उसके प्रभाव राहु ले लेता है, तो उसके प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वह राजयोग बन रहा है कि नहीं, शुभ प्रभाव में है कि नहीं। तो चौथे हाउस में बैठा हुआ जो राहु होता है वो आपको सुख संपत्ति सब दे सकता है, मगर शर्ते कि वह पॉजिटिव इफेक्ट में हो। इसके अलावा राहु जन्म स्थान से दूर चीजों को भी दर्शाता है।
यदि हम पहले की समय की बात करें तो उस समय जो 8th हाउस और 12th हाउस है और राहु को बहुत निगेटिव लिया जाता था, क्योंकि उस समय कोई भी अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाना चाहता था। मगर राहु जो होता है वो जन्म स्थान से दूर चीजों को दर्शाता है, फॉरेन कंट्रीज को दर्शाता है, फॉरेन चीजों को दर्शाता है। तो राहु आपको फॉरेन में सक्सेस दे सकता है। इसके अलावा अब देखते हैं कि यदि 5th हाउस में राहु है तो वो आपकी बुद्धि पे आपका इफेक्ट डालता है। यदि पॉजिटिव प्रभाव में राहु है तो आपकी बुद्धि प्रखर होती है। 6th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको शत्रुओं पे विजय पाने वाला बनाता है। 7th हाउस का राहु यदि पॉजिटिव है तो मैरिटल लाइफ अच्छी होती है, यदि पॉजिटिव नहीं है तो आपकी मैरिटल लाइफ में निगेटिव इफेक्ट डालता है। 8th हाउस का राहु आपको रिसर्च और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों से बेनिफिट दिला सकता है यदि पॉजिटिव है तो। 9th हाउस का राहु आपको धार्मिक कार्यों में लगा सकता है। 10th हाउस का राहु आपको करियर में अच्छी ग्रोथ दे सकता है, और यदि वो त्रिसड़ाए स्वामी के साथ है तो वो यहाँ पे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी हाउस में यदि त्रिसड़ाए भाव के स्वामी की राहु से संबंध है तो वो उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, वो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। मगर 10th हाउस में यदि पॉजिटिव राहु है और त्रिसड़ाए स्वामी के लॉर्ड वहां पे बैठे हुए हैं तो करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है राहु की दशा अंतरदशा में। यदि 11th हाउस में राहु है तो वह आपको गेन देता है। 12th हाउस का राहु आपको फॉरेन से रिलेटेड चीजों से जोड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जोड़ता है, आप वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन सेटलमेंट को भी वह दर्शाता है। इस प्रकार विभिन्न भावों में बैठकर राहु कैसा बिहेव करता है ये आपने देखा। यदि हम राहु से रिलेटेड कोई करियर की बात करें तो आपने देखा कि राहु एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है। तो जहाँ पे शैडो से रिलेटेड चीजें होती हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। सिनेमा हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। इसके अलावा यदि हम राहु के फील्ड की बात करें तो राहु जो होता है वो तंत्र मंत्र की साधना को भी दर्शाता है, और इसके अलावा राहु लॉ टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी शो करता है। जहाँ पे कूटनीतिक तरीके से चीजों को आपको हैंडल करना पड़ता है वैसे डिपार्टमेंट को राहु दर्शाता है। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट वाली फील्ड में जा सकते हैं। इस प्रकार राहु के जो फील्ड होते हैं आप उसको देख सकते हैं। यदि हम राहु से जो रिलेटेड बीमारियां हैं उसकी बात करें तो राहु अल्सर दे सकता है, पेट में तकलीफ देता है। इसके अलावा हड्डियों में प्रॉब्लम, पीठ में दर्द की जो शिकायत आती है वो राहु से आती है। आपकी जानकारी के लिए एक मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि राहु काल क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि दिन भर में एक अशुभ मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, उसको ही हम राहु काल कहते हैं, और वो कुछ घंटे का होता है। तो उस ड्यूरेशन में आप कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राहु एक अनजाना डर इंसान के में लाता है, एंजाइटी लाता है, फियर जिसको बोलते हैं, और या फिर अनिद्रा जैसी बीमारी जो रहती है वो राहु के इफेक्ट से ही आती है। तो राहु को अच्छा करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसा कि राहु धर्म स्थान को भी दर्शाता है, पिलग्रिमेज को दिखाता है, तीर्थ स्थल को दर्शाता है। तो जब भी आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा होती है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको राहु के पूरे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने तीर्थ स्थल की यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रेमेडी होती है कि यदि आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो इससे अच्छी रेमेडी कोई भी नहीं हो सकती। आप गंगा में स्नान करने जाइए, उससे राहु के बुरे इफेक्ट से आपको लाभ होता है। इसके अलावा एक और उपाय किया जा सकता है। आपको एक नारियल लेना है और नारियल को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसको बहते हुए पानी में बहा देना है, और यह कार्य आपको किसी अमावस्या के दिन या फिर शनिवार को करना है। तो इससे आपको राहु के दुष्प्रभाव से आपको लाभ हो सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में राहु कैसे पॉजिटिव और निगेटिव वे में काम करता है, शुभ होता है, अशुभ होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे वर्गो लग्न की कुंडली है, वर्गो लग्न की कुंडली में जो राहु है वो 1st हाउस में बैठा हुआ है, वो बुध के साथ है। 1st हाउस मतलब केंद्र स्थान हुआ, विष्णु स्थान हुआ,
और यहाँ पे बुध कन्या राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे आप बुध और राहु की जो युति है उसको शुभ मानेंगे। और ये तो यदि इसके शुभ प्रभाव यदि हम देखें तो यह इंसान बहुत ही प्रखर बुद्धि का होगा, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमत्ता उसमें बहुत ज्यादा होगी। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में जुपिटर और राहु की युति है। जैसा कि कर्क लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे कि जुपिटर उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पे एक तरीके से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। मगर यहाँ पे उच्च के होने के बाद भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में जो जुपिटर होते हैं वो त्रिसडाय स्वामी होते हैं, त्रिसडाय भाव के वो लॉर्ड हैं। तो यहाँ पे जुपिटर उच्च के होने के पश्चात भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली है जिसमें राहु मरकरी के साथ देखेंगे वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली में मरकरी जो होता है वो 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि वो त्रिसडाय भाव के स्वामी हैं। और इनकी युति बनी हुई 10th हाउस में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि त्रिसडाय भाव की स्वामी की युति राहु के साथ 10th हाउस में बहुत अच्छा आपको करियर ग्रोथ दे सकती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि उनकी राहु की महादशा अंतरदिशा में इनको बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। एक और कुंडली के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि राहु यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट कैसे दे रहा है। वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाई है आप, जहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर और राहु की जो युति है वो 7th हाउस में हो रही है। और वृषभ लग्न की कुंडली में जो जुपिटर होते हैं वो त्रिसडाय भौमी के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पे जुपिटर जो 7th हाउस में बैठकर राहु के साथ युति बना रहे हैं वो उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस प्रकार राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है या फिर अशुभ प्रभाव में है, आप कुंडली के थ्रू ऐसा पता कर सकते हैं। और राहु की महादशा और अंतरदशा जब भी आती है तो आपको उसके पॉजिटिव या फिर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इस प्रकार राहु को शैडो प्लेनेट कहा जाता है और उसको धुआं का भी एक सिंबल दिया गया है ज्योतिष में। राहु एक अनचाहा डर आपके में लाता है, एंजाइटी लाता है और अनिद्रा का एक कारण बनता है। यदि आप राहु के पॉजिटिव साइड को यदि यूज करते हैं, जो एक ऐसा नेचर होता है कि जो नई नई चीजों को इन्वेंट करे और नई नई चीजों की खोज करे, और नेवर एंडिंग डिजायर जो कभी भी सेटिस्फाइड ना होने की चीजों को दर्शाता है और नई नई चीजों को आविष्कार करना चाहता है, तो यदि आप उसके पॉजिटिव साइड को यूज करते हैं, जो उसके अच्छे गुण है उसको यदि आप उपयोग करते हैं, तो आपको राहु बुरे इफेक्ट नहीं देता। वहीं भी जो राहु का जो दूसरा साइड है, जो लालच है, ईर्ष्या है और कूटनीतिक तरीके से लोगों से काम निकलवाने की कोशिश करता है या फिर मान प्रसिद्धि चाहता है निगेटिव वे में। और तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राहु की चीजों को उपयोग करके आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है कलयुग में जो आपको किंग बना सकता है और रातों रात स्टारडम दिला सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे कि राहु की अन्य ग्रहों के साथ युति से क्या होता है और विभिन्न भावों में राशियों में बैठकर राहु कैसे बिहेव करता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।